हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरएम स्टडी पे। आज का सेशन आप थंबनेल देख के समझ सकते हैं कि ये वाला क्विक रिवीजन का सेशन है। इसमें हम हर फॉर्मूले के बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो सारे फॉर्मूले के जितना भी आपका इम्पोर्टेंट है सबकी बात इस वाला क्लास में आपका होने वाला है, और ये क्लास आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वाला सिर्फ आपका ऑफिशियल जेएमटी का नहीं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो चलते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेसिक चीज के बारे में अगर बात करता हूँ तो बेसिक चीज क्या है आपको तो पता होगा, रेजिस्टेंस के सीरीज के बारे में। तो इसको मेरे ओर से तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये सब जो चीज आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा वो एक चीज मैं बता देता हूँ, जो कि आपका कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला। ठीक है, कॉलम्स लॉ का फॉर्मूला आपका क्या आएगा, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो K के बदले में इधर कोई वक्त आपका ये रहता है कि 1 में 4 पाई म्यू 0 म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ठीक है, तो इधर ही जो म्यू 0 है ना, म्यू 0 का है आपका जो एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी और म्यू आर है रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो म्यू 0 का वैल्यू भी आप लिख लीजिए, ये है आपका 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -12 फैराडे पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू पूछ सकता है एग्जाम पे। दूसरा जो चीज आपको बता देता हूँ, एक आपका पूछ सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कोई ज्यादा इतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है वो आपका सिर्फ आ जाएगा Q बट्टा में R स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट के बदले इधर आपका आ जाएगा 4 पाई म्यू 0 में म्यू आर। ठीक है, तो आपको इसको ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ यही दोनों ही डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा चलते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये वाला फील्ड इंटेंसिटी था, अब चलते हैं फ्लक्स डेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी ये वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में अगर पूछा है, और फ्लक्स डेंसिटी किस तरह से आएगा, डेंसिटी अब जब हम निकालेंगे D बट्टा में Q डिवाइड बाय A करेंगे, और इसका यूनिट जो आएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगा। Q का है चार्ज, A का है एरिया। ठीक है, तो इसका आएगा आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई ज्यादा, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कुछ ऐसा चीज है जो आपको बहुत जानने के लिए जरूरत है, इसलिए वाला सेशन करना पड़ रहा है मेरे को। ठीक है, ज्यादा तो इतना ज्यादा भी नहीं डालेगा, पर आप अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर हम बात करेंगे। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dt। पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये वाला फॉर्मूला है, मतलब चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब चलेंगे हम किसके ऊपर, अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर अगर हम बात करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ठीक है, जैसे आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट रहा उस तरह से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ तो आपका आएगा Vt, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई। ठीक है, तो ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगा इधर आपको जानने में। और आगे चलते हैं, अगर मैं बात करता हूँ आपका रेजिस्टिविटी के बारे में, मतलब जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, R इज इक्वल टू रो L बटा में A। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला के ऊपर भी आपका एग्जाम डालता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर वक्त एग्जाम पे आता रहता है, वो आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो कुछ मेटल लिखूंगा इधर,
कुछ मेटल इस ओर लिखूंगा, इस ओर उसका मेल्टिंग पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आपके कॉपर की, अगर बात करूंगा, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट आपका आ जाएगा 1084 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से अगर मैं बात करूंगा मैग्नीशियम की, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूंगा तो आपका आएगा वो 650 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करूंगा आपका टीन की, अगर टीन की बात करूं तो आपका आएगा 231.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से जो है मेल्टिंग पॉइंट आपका वेरी करता हुआ चलेगा। मैं तो फिलहाल आपको इतना बताऊं, क्लास में भी बहुत बताया था आपको, एल्यूमिनियम का भी बताया था। ठीक है, तो इसमें अगर ज्यादा टाइम लॉस ना करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर बार बार एग्जाम्पल ऑलरेडी डाल चुका है वो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, वो है आपका RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है ये इसके ऊपर तो एक प्रॉब्लम आना तय है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप उसको नोट कर लीजिए। और जो एक चीज है आप सब जानते हैं मेरे को लगता है, जो नहीं जाने तो उनके लिए बता देते हैं। एक कन्वर्सन आता है, मतलब आप डेल्टा से अगर स्टार को कन्वर्सन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह से अगर आप स्टार से डेल्टा को कन्वर्सन करते हैं तो उसका फॉर्मूला करते हैं कैसा होगा। तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ A B और C, इसको भी मार्क कर लेता हूँ, ये A ये B C। ठीक है, जैसे मार्क करने के बाद आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह से देखिए, जब मैं डेल्टा को कन्वर्सन करूंगा स्टार में तो ये वाला पॉइंट मतलब RA निकलना पड़ेगा मेरे को। तो RA किस तरह से निकालूंगा, वो है आपका RAB मल्टीप्लाइड में RCA डिवाइड बाई RAB प्लस RBC प्लस RCA। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, जो शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए, इधर RA निकालने पड़ेगा आपको, तो जिनमें A आता है आपका, देखिए ये एक ब्रांचेस है। ठीक है, ये है आपका RAB, ये है RBC, ये है RCA। ठीक है, इन जो ब्रांचेस में जिसमें A कॉमन आता है, इस दोनों ब्रांच को लेंगे। ठीक है, तो दोनों ले लिया, नीचे सबका सम करना पड़ेगा। इस तरह से अगर मैं बात करूंगा RB निकालने के लिए, RB किस तरह से निकालेंगे, जिसमें B कॉमन आता है, तो ये इसमें भी B कॉमन आ रहा है, इसमें भी B कॉमन आ रहा है। सिंपल सी बात आप लिख लीजिए, RAB मल्टीप्लाइड बाई RBC होल डिवाइड बाई RAB प्लस RBC प्लस RCA। इस तरह से अगर मैं RC के बताता हूँ तो C का भी क्या निकलेगा, जिसमें C कॉमन आता है। ठीक है, सिंपल सी बात, RCA मल्टीप्लाइड बाई RAC डिवाइड बाई RAB प्लस में RBC प्लस में RCA। इस तरह से स्टार से डेल्टा कन्वर्सन करना पड़ेगा, तो मेरे को क्या निकलना पड़ेगा, RAB निकलना पड़ेगा, RBC निकलना पड़ेगा, RCA निकलना पड़ेगा मेरे को। तो RAB के किस तरह से निकालेंगे, अगर मैं RAB निकालता हूँ तो RAB किस तरह से निकालूंगा, RAB कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, देखिए इसमें A है और B है, सिंपल जो है कोई दिक्कत नहीं, RA लिख लीजिए प्लस में RB लिख लीजिए प्लस में RA मल्टीप्लाइड में RB लिख लीजिए बटा RC कर लीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए R इस तरह से RBC की बात करता हूँ, सिर्फ RB लिख लीजिए, RC लिख लीजिए, RB मल्टीप्लाइड में RC लिख लीजिए, डिवाइड में आप RA लिख लीजिए। मतलब जो इधर है RB और RC, पहले इसको ऐड करेंगे, उसके बाद उसके साथ एडिशन में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ जो नहीं है इसमें BC है, A नहीं है तो नीचे A लिख लिया, इधर AB है, C नहीं है तो नीचे C लिख लिया।
अब जो लिखूंगा मैं आर ए सी का, सिंपल सी बात इस तरह से करना पड़ेगा मेरे को, आर ए प्लस में आर सी प्लस में आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी डिवाइडेड, जो नहीं है कौन नहीं है आपका आर बी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। इन दोनों के बारे में, इन दोनों का तो आपको पता होगा, पर एक बार बता देता हूँ। सीरीज में आपका जो रेजिस्टेंस वो एडिटिव होगा, मतलब आर टी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा। इस तरह से अगर पैरेलल की बात करता हूँ तो 1/RT इधर निकलेगा, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरह से अगर बात करता हूँ तो करंट के बारे में, सीरीज सर्किट में आपका करंट सेम रहेगा, मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 रहेगा। पर पैरेलल में क्या होगा, करंट जो होगा उसका एडिशन होगा। ठीक है, तो करंट का उसका एडिशन किस तरह से होगा, IT निकलेगा कैसे, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो वोल्टेज की बात करता हूँ तो सीरीज में आपका वोल्टेज जो होगा वो एडिटिव होगा। किस तरह से कि VT निकालने से क्या करूँ, V1 प्लस में V2 प्लस में V3 करना पड़ेगा मेरे को। इस तरह से पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो होगा सेम रहेगा। तो किस तरह से सेम रहेगा, VT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, इस तरह से जो तीनों चीज बता दिया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जो सही मुद्दे में चलेंगे, ये तो बेसिक चीज आपको बता दिया। अब हम चलेंगे, दोनों डिफरेंस क्रिएट करेंगे। वो होगा आपका एक इंडक्टर का, इधर कुछ टेबुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है, आपका एक आएगा आपका इंडक्टर का, एक आएगा आपका इंडक्टर, दूसरा आएगा आपका कैपेसिटर का। तो पहले मैं इंडक्टर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इंडक्टर की बात करने से पहले आपको तो पता होगा इंडक्टर को एल में डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, हेनरी पे है। तो ए फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, एक है आपका N∅/I जो फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला था ना आपको पता होगा कि वोल्टेज निकालने के लिए क्या होता था, L DI में DT होता था। ठीक है, तो L निकालने के लिए क्या करूं, V बटा में DI/dt कर सकता हूं। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कोई दिक्कत नहीं होना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका n² बटा S है। n² क्या है दोस्तों, वो है आपका नंबर ऑफ टर्न। ये हर चीज आपको, मतलब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम किस तरह से डालता है, आपको टर्न रेशियो दिया होगा और इंडक्टेंस पहले दिया होगा। मान लीजिए कि मेरा टर्न रेशियो 100 है और इंडक्टेंस दिया है मेरा 10 हेनरी। ठीक है, बता गया क्या होगा, ये अगर 200 टन होता है तो आपका कितना हेनरी होगा। देखिए, टर्न रेशियो अगर दुगुना होता है तो हेनरी जो होगा वो 4 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि इधर आपका एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न का स्क्वायर के साथ है। ठीक है, तो 10 हेनरी क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा, मतलब ये आपका 40 हेनरी हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इसका और एक भी फॉर्मूला है इंडक्टर केस में, आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है, इंडक्टर केस में आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी जो है उसमें आएगा 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, इसका जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आपका इस तरह से आ जाएगा, 4 पाई 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर आपका आ जाएगा। अब हम अगर निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो अब हम इसमें निकालेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरह से निकालेंगे, तो ये पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ आपको। M इज इक्वल टू
एन स्क्वायर मतलब सॉरी N2 φ2 बटा में आई, मतलब सेकेंडरी में जो होगा आपका नंबर ऑफ टर्न और उसका फ्लॉस बटा में अगर I1 करेंगे तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कॉपलिंग फैक्टर। इसके ऊपर बहुत कम गिरता है प्रॉब्लम, गिरता है आपका कॉपलिंग फैक्टर के ऊपर। क्या है कॉपलिंग फैक्टर? कॉपलिंग फैक्टर, तो कॉपलिंग फैक्टर को हम डिनोट करते हैं किसमें, के में करते हैं। तो कॉपलिंग फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, के इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस बटा में जो दो इंडक्टेंस रहेगा उसका रूट ओवर, L1 पे L2 का रूट ओवर आपका आएगा। ये हो गया आपका कॉपलिंग फैक्टर। ठीक है, और इंडक्टेंस का वोल्टेज थोड़ी देर पहले मैं आपको बता के आया था, VL कैसे निकालेंगे, L di/dt। ठीक है, और थोड़ा आगे कर लेते हैं। तो अब दोनों कंडीशन बता देता हूँ, उसको आप फिलहाल नोट कर लीजिए क्योंकि ये दोनों कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है आपका विथ इनिशियल कंडीशन, आपका है एक विथ इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। दूसरा है आपका विदाउट इनिशियल कंडीशन। दूसरा है आपका विदाउट इनिशियल कंडीशन। तो विथ इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, विथ इनिशियल कंडीशन में आपका टाइम जब जीरो होता है वो डिफाइन करता है एज ए करंट सोर्स, एज ए करंट सोर्स। और विदाउट इनिशियल कंडीशन में जब आपका टाइम जीरो होता है, विदाउट इनिशियल कंडीशन में जब आपका टाइम जीरो होता है वो ओपन सर्किट शो करता है, ओपन सर्किट। तो विथ इनिशियल कंडीशन में जब आपका टाइम 1 शो करेगा, ठीक है, विथ इनिशियल कंडीशन में जब आपका टाइम 1 शो करेगा ये होगा आपका शॉर्ट सर्किट। विदाउट इनिशियल कंडीशन में भी सेम है, जब टाइम आपको 1 आएगा वो आपका शो करेगा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब थोड़ा जान लेते हैं एनर्जी स्टोरेज के बारे में। एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर का जो है एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या है, तो W इज इक्वल टू हाफ L I² ये होगा आपका एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम बात करेंगे उसका जो कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे किस तरह से। देखिए, जब आपका इंडक्टर, जब दो इंडक्टर आप सीरीज में कनेक्शन होता है तो उनका पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरह से रहता है, पॉइंट दिया होता है। ठीक है, अगर इस तरह से पोलैरिटी मार्किंग है, ठीक है, तो इसमें L इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे आप, L इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस में L2। देखिए सेम पोलैरिटी है, ये दोनों सेम पोलैरिटी है, तो सेम पोलैरिटी है मतलब इधर आपका प्लस आ जाएगा, प्लस में 2m मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम चीज अगर डिफरेंस में आएगा मतलब दोनों इंडक्टर सीरीज में कनेक्शन है और पोलैरिटी मार्किंग चेंजेस है, तो इसका L इक्विवेलेंट किस तरह से आएगा, L इक्विवेलेंट इसका किस तरह से आएगा, L1 प्लस में L2 माइनस में 2 म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब तो सीरीज का बता दिया हूँ, अब पैरेलल का बताते हैं। तो पैरेलल का भी कुछ इस तरह से आएगा, सबका तो पोलैरिटी मार्किंग रहता है ना। तो पैरेलल के अगर बात करता हूँ, अगर पैरेलल में सेम पोलैरिटी मार्किंग रहता है, अगर पैरेलल में सेम पोलैरिटी मार्किंग मतलब मान लीजिए कि सेम पोलैरिटी मार्किंग कुछ इस तरह से है, तो पैरेलल में किससे L इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, पैरेलल में वो सिंपल सी बात देखिए, जैसे रेजिस्टेंस का होता था L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 डिवाइड बाई L1 प्लस में L2। ठीक है, ये तो आपको पता है, पर इसमें थोड़ा चेंजेस होगा, इसमें माइनस होगा, ऊपर में म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए ये जो रेजिस्टेंस के साथ सेम है, सिर्फ ये दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर
पैरेलल में सेम पोलैरिटी में रहता है तो ऊपर माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर, नीचे में -2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अगर डिफरेंस पोलैरिटी मार्किंग में रहता है, अगर आपका डिफरेंस पोलैरिटी मार्किंग में रहता है तो ये भी आपका, देखिए ये डिफरेंस पोलैरिटी मार्किंग हो गया आपका। तो डिफरेंस पोलैरिटी मार्किंग में एल इक्विवेलेंट किस तरह से निकालेंगे, सिंपल सी बात है, इसको भी आप सेम कर लीजिए, L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 डिवाइड बाय L1 प्लस में L2, ठीक है। ऊपर में आपको माइनस को माइनस ही रहने दीजिए, माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस का स्क्वायर, सिर्फ नीचे हो जाएगा आपका +2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जो इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल का मैं आपको बता दिया हूँ। अब थोड़ा जो चीज है वो ज्यादा नहीं गिरता है, फिलहाल ओएसएससी में गिरा हुआ था एक बार, ठीक है, ओएसएससी में गिरा होता तो इसका भी बात कर लेते हैं। देखिए वो है आपका इक्वेशन, चार्जिंग इक्वेशन और डिस्चार्जिंग इक्वेशन। पहले चार्जिंग इक्वेशन बता देता हूँ, इंडक्टर का चार्जिंग इक्वेशन, इंडक्टर का जो चार्जिंग इक्वेशन क्या आएगा, करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू I0 में आएगा I इज इक्वल टू द पावर -t बटा में डेल, ठीक है। इस तरह से ये वाला है आपका चार्जिंग इक्वेशन। अगर मैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन की बात करता हूँ, तो डिस्चार्जिंग इक्वेशन भी कुछ इस तरह से आएगा, I समेशन में आपका t आ जाएगा I0 -t बटा में डेल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये आपका डिस्चार्जिंग इक्वेशन, ये आपका चार्जिंग इक्वेशन है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें पूछा क्या जाता है, चार्जिंग इंडक्टर का चार्जिंग इक्वेशन पूछा होगा, ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा, और डिस्चार्जिंग इक्वेशन पूछा होगा तो ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिए। और एक चीज जो रह गया है, इसका टाइम कांस्टेंट के बारे में बता देते हैं। टाइम कांस्टेंट, इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट क्या है, L बटा में R, ठीक है, L बटा में R, T इज इक्वल टू L बटा में R उसका जो टाइम कांस्टेंट है। तो ये तो इंडक्टर का खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। के बारे में, तो कैपेसिटर का जो मेन फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है आपका तो पता है, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वोल्टेज के साथ, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला आता है क्या, Q इज इक्वल टू C में V, ठीक है, CV Q इज इक्वल टू CV जो फॉर्मूला आता है, ये इस फॉर्मूला के ऊपर मैं बहुत सारे क्लास में प्रॉब्लम कर चुका हूँ, ठीक है, और एग्जाम में इसके ऊपर भी प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, तो इसको इतना इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। जिस तरह से हम इंडक्टर में वोल्टेज निकालते हैं, इधर दिखा देता हूँ, देखिए इंडक्टर में हम वोल्टेज निकाले हैं किस तरह से, ये रह गया आपका V इक्वल टू L/di/dt। सेम इस तरह से अगर मैं कैपेसिटर में क्या निकालेंगे, उसमें करंट निकालेंगे, मतलब करंट क्या होगा, करंट का जो होगा वो होगा C dV/dt। देखिए इंडक्टर का हो रहा था, वोल्टेज निकालते थे L/di/dt होता था, पर कैपेसिटर का क्या होगा, I इक्वल टू C dV/dt। कुछ ज्यादा इतना चेंजेस नहीं आएगा। और इनिशियल कंडीशन इधर लिख कर लेता हूँ, एक है आपका विथ इनिशियल, दूसरा है आपका विदाउट इनिशियल, एक है आपका विथ इनिशियल, दूसरा है आपका विदाउट इनिशियल। तो विथ इनिशियल में क्या होता है, जब आपका टाइम 0 रहता है, विथ इनिशियल में जब आपका टाइम 0 रहता है तो बिहेव करता है किस तरह सा, वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सेम चीज ये वाला अगर इंडक्टर सेशन में बताया था कि टाइम 0 रहता है तो करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, पर कैपेसिटर सेशन में हो जाएगा वोल्टेज सोर्स का। विदाउट इनिशियल में रहता था क्या, जब टाइम 0 रहता था तो उसमें आपका ओपन सर्किट होता था, इसमें आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। विथ इनिशियल में टाइम अगर 1 होगा
तो ये होगा आपका ओपन सर्किट। ओपन सर्किट ये वाला चीज इंडक्टर केस में शॉर्ट सर्किट होता था, विदाउट इनिशियल में भी सेम चीज रहेगा, इंडक्टर में भी सेम रहता था, ये 1 होगा, तो ये होगा आपका ओपन सर्किट। ठीक है, तो विथ इनिशियल विदाउट इनिशियल की हम बात कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे उसका एनर्जी स्टोरेज के बारे में, कितना एनर्जी वो स्टोरेज कर सकता है। तो एनर्जी स्टोरेज की बात करते हैं। एनर्जी स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज किस तरह से निकालेंगे? एनर्जी स्टोरेज ये होगा हाफ सीबी स्क्वायर। इंडक्टर में एनर्जी स्टोरेज क्या होता था? हाफ एल आई स्क्वायर होता था। कैपेसिटर में हो जाएगा वो हाफ सीबी स्क्वायर, और हाफ सीबी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ क्यू में भी लिख सकते हैं, उसका जो डेराइव्ड होता है, और भी लिख सकते हैं उसको हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ठीक है, इसको डेरिवेशन में टाइम लगेगा, पर आप इसको नोट कर लीजिए। एक है आपका हाफ सीबी स्क्वायर, दूसरा भी हो सकता है हाफ क्यू भी, और तीसरा भी हो सकता है हाफ क्यू स्क्वायर सी। तीनों ही हो सकते हैं एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला जो कि है कैपेसिटर का। ठीक है, और उसका टाइम कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट, कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट के बारे में बता देते हैं, इसको थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। तो टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर का आरसी है। ठीक है, इंडक्टर का क्या होता है? एल वाई आता है, कैपेसिटर का वो आरसी है। एक चीज ये आप याद रखना है, जो टाइम कांस्टेंट है ना, तो एक साइकिल जो कंप्लीट होता है तो कितना टाइम कांस्टेंट रिकॉर्ड करता है? उसको 5 टाइम कांस्टेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो पहला जो टाइम कांस्टेंट क्वांटिटी जो जिसको बोलेंगे, पहला टाइम कांस्टेंट आपका होता है 63.7% चार्जिंग। मतलब पहला टाइम कांस्टेंट में एक कैपेसिटर आपका 63.7 टाइम चार्ज करता है। कितना डिस्चार्ज करता है? वो आएगा आपका 36.3। ठीक है, तो या इसको आप 37 भी कह सकते हैं। 37% एक टाइम कांस्टेंट में जो डिस्चार्ज करता है 37%, चार्ज कितना करता है? 63.7%। कितना टाइम कांस्टेंट रिकॉर्ड करता है? 5 टाइम कांस्टेंट जो वो रिकॉर्ड करता है। तो इसका तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अभी आपको पता होगा। कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सबको पता है कि रेजिस्टेंस के ऑपोजिट में होता है। मतलब कैपेसिटर के सीरीज की बात करता हूँ। कैपेसिटर जब हम सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा? तो वो रेजिस्टेंस का पैरेलल फॉर्मूला पड़ेगा। तो 1/CT इज इक्वल टू 1 में C1 प्लस 1 में C2, इस तरह सा फॉर्मूला आपका गिरेगा। ठीक है, 1 में Cn। अगर इसको मैं बात करता हूँ पैरेलल की, तो Ct इज इक्वल टू क्या आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ठीक है, ये होगा आपका पैरेलल के फॉर्मूला। और एक है कैपेसिटर का भी एक स्टार डेल्टा कन्वर्सन रहता है। ठीक है, तो इस अगर ये वाला प्रॉब्लम गिरेगा तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेरी ये बताने का मकसद सिर्फ यही है, जब ये वाला प्रॉब्लम गिरेगा तो आपको तकलीफ कुछ नहीं होना चाहिए। ये स्टार का है, इसको मैं कन्वर्सन करूंगा किससे? डेल्टा को। ठीक है, तो जो भी आपका मतलब ये जो फॉर्मूला आपका आएगा, ये जो रेजिस्टेंस का डेल्टा से स्टार का कन्वर्सन फॉर्मूला, ठीक है, ये इधर गिरेगा। मतलब अगर मैं इधर निकालूंगा CAB, कैपेसिटर इन AB, ये है A, ये B, ये C, ये A, ये B, ये C। ठीक है, तो CAB निकालूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? CA मल्टीप्लाइड बाई CB डिवाइड बाई CAB प्लस CA प्लस में CB प्लस में CC। ठीक है, इस तरह सा निकालूंगा CBC। तो CBC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? CB CC बटा में CA प्लस CB प्लस CC।
जो आपका स्टार मतलब डेल्टा से स्टार कन्वर्शन रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला गिरेगा इधर पैरेलल में। इस दो बता देता हूँ, तो सी एस सी का आप निकाल लीजिए खुद। तो और एक चीज ये बता देता हूँ कि जब आप डेल्टा से कन्वर्सन करेंगे कुछ इस तरह से, डेल्टा से अगर स्टार को आप कन्वर्सन करेंगे, डेल्टा से अगर आप स्टार को कन्वर्सन करेंगे, ठीक है, डेल्टा से अगर आप स्टार कन्वर्सन करेंगे तो आपका वो गिरेगा रेजिस्टेंस का, जो स्टार से डेल्टा कन्वर्सन का फॉर्मूला गिरेगा। अगर मैं इधर लेकर सी ए निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या आएगा इधर सी ए निकालने के लिए, तो ए जिसमें जिसमें कॉमन था वो वाला जो सब बताया था पहले, सी ए बी प्लस में सी बी सी, सॉरी सी ए सी प्लस में सी ए बी के मल्टीप्लाई होगा क्या, सी बी सी डिवाइड बाई जो नहीं है इन दोनों में, ठीक है, सी ए सी ऊपर होगा सी बी सी। तो ये चीज बता के ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका, सिर्फ इसका टाइप आप याद कर लीजिए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल ये वाला तो पेज ओवर हो गया है, और एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो कि है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेके, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा ये भी पता होना चाहिए आपको, क्यों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछ लेता है। मैं एक और से इधर मटेरियल के बारे में लिखता हूँ, मटेरियल उसका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक के बारे में लिखते हैं। पहले लिखते हैं वैक्यूम, वैक्यूम का कांस्टेंट हर वक्त आपको पता है वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक है कांस्टेंट। इसके बाद मैं ग्लास का लिखता हूँ, ग्लास का डाइलेक्ट्रिक आपका आएगा 5 से लेकर 12 तक। इस तरह से बात करता हूँ माइका का बात करता हूँ, तो माइका आपका आएगा 4 से लेके 8 तक, ठीक है। और एक बात करता हूँ वाटर, जो इम्पोर्टेंट है वो बात कर लेता हूँ। वाटर का आपका आएगा 80.4 आएगा उसका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और मैं बात करता हूँ पेपर का समहाउ 3.6 आएगा, ठीक है। और दो चीज है, वो है आपका एयर, दूसरा भी है एयर जो है दो है, एक है 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक जो मेजर करते हैं ना 1 एटीएम एयर को मेजर करते हैं, और एक है आपका 100 एटीएम। तो 1 एटीएम में एयर का कितना होगा, वो होगा 1.00059, और 100 एटीएम में क्या होगा 1.0548, ठीक है। तो ये कुछ मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपको बता दिया हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल और बैटरी के ऊपर, सेल एंड बैटरी के ऊपर बात करेंगे कि सेल और बैटरी में क्या क्या चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेल एंड बैटरी में तो आपको पता है दो सेल है, एक है प्राइमरी दूसरा है सेकेंडरी, तो प्राइमरी के अंदर क्या क्या जाता है, एक आपका जाता है कॉपर जिंक, एक है आपका कॉपर जिंक जाता है। कॉपर जिंक को भी आप ड्राई सेल कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका आउटपुट वोल्टेज आपका आ जाएगा 1.5 वोल्ट। तो लिथियम का सबसे ज्यादा रहता है, लिथियम का रहेगा आपका 2.95 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से अगर बात करूं सेकेंडरी का, सेकेंडरी में आपका आ जाएगा लीड एसिड सेल, सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में आपका आ जाएगा लीड एसिड सेल। तो लीड एसिड सेल में आपका कहीं पे 2.1 दिया जाता है और कहाँ पे 2 वोल्ट दिया जाता है, आप उसको देख के मेजर करना। और एक है आपका निकेल आयरन सेल,
निकल आयरन सेल। तो निकल आयरन सेल में क्या होता है आपका, वो आपका 1.36 वोल्ट रहता है निकल आयरन सेल पे। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। और एक चीज, हाँ, एक बार पूछ लेता है कि ड्राई सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है, तो ड्राई फॉर्म में आपका NH4Cl यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से, मतलब अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और लिथियम सेल में आपका होता है KOH, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, KOH आपका यूज होता है लिथियम सेल में। इस तरह से लीड एसिड सेल में यूज होता है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। ठीक है, H2SO4, इसको मिटा लेके और एक बार कर लिख लेते हैं। H2SO4 आपका लीड एसिड में आपका यूज होता है, H2SO4 इसका इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से। ठीक है, बैटरी में और दो चीज जो रह गए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। वो है आपका, एक है एम्पियर आवर। आपको तो पता है बैटरी का जो रेटिंग होता है एम्पियर आवर में रहता है। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी के बारे में पता चलते हैं। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है IDTD, मतलब डिस्चार्जिंग करंट एंड डिस्चार्जिंग टाइम, और ICTC, मतलब चार्जिंग करंट बाय चार्जिंग टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ID और TD जो रहा वो उधर डिस्चार्जिंग करंट और डिस्चार्जिंग टाइम, IC और TC जो रहा चार्जिंग करंट और चार्जिंग टाइम। ठीक है, इस तरह से अगर मैं वाट आवर एफिशिएंसी की बात करता हूँ, अगर मैं वाट आवर एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो ये कुछ इस सेम चीज आएगा, IDTD आएगा, सिर्फ इधर वोल्टेज मल्टीप्लाई होगा, मतलब VD, डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग टाइम, डिस्चार्जिंग वोल्टेज डिवाइड बाय चार्जिंग करंट, चार्जिंग टाइम और चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अगर मैं 100 कर लूंगा तो मेरा वाट आवर एफिशिएंसी निकल आएगा। और नहीं तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एम्पियर आवर एफिशिएंसी, इसको मैं एम्पियर आवर एफिशिएंसी लिख सकता हूँ। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय VD बटा में भी डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग वोल्टेज डिवाइड बाय चार्जिंग वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आपका मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर। मैग्नेटिक सर्किट भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो जो टर्म आपका आता है, जैसे कि आपका आता है MMF। ठीक है, MMF क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, MMF का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न, तो एम्पियर टर्न किस तरह से, MMF का जो फॉर्मूला है वो है N, मतलब नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड बाय करंट। N से आता है आपका जो टर्न, नंबर ऑफ टर्न, करंट से आपका एम्पियर आता है। ठीक है, तो MMF का यूनिट आपका एम्पियर टर्न, उसका फॉर्मूला है आपका NI। इस तरह से अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का बात करता हूँ। अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का बात करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करता हूँ तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, B इज इक्वल टू 5/A, मतलब फ्लक्स पर एरिया, कितना फ्लक्स कितने एरिया में रहता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का क्या आ जाएगा, वेबर, फ्लक्स का आएगा वेबर, एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का फिलहाल तो कुछ यूनिट नहीं रहता है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला तो है आपको बता देता हूँ, B/H इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और सब यूनिट लेस है। अब हम बात करेंगे और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, आपका लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर, अगर लीकेज फैक्टर की बात करता हूं तो लीकेज फैक्टर आपका क्या आएगा, टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बाय यूजफुल फ्लक्स आपका आएगा लीकेज फैक्टर। तो इस तरह से बात करूंगा। अगर मैं रिलक्टेंस, रिलक्टेंस क्या है, जो कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है,
तो रिलक्टेंस रिलक्टेंस का तो आपको पता है रिलक्टेंस क्या आएगा, L बाई ए, लेंथ बाई एरिया आता है। ए के साथ आपका दो चीज ऐड होगा, एक है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दूसरा है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। तो रिलक्टेंस का आपका यूनिट क्या आएगा, रिलक्टेंस का आपका यूनिट आएगा 80 पर वेबर, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका परमियंस, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस रहता है, इससे इस तरफ रहता है आपका परमियंस। परमियंस तो परमियंस क्या होगा, 1 बाई रिलक्टेंस, 1 बाई रिलक्टेंस। तो अगर रिलक्टेंस था आपका 80 पर वेबर, तो परमियंस को मैं इसका यूनिट कह सकता हूँ वेबर पर 80, ठीक है। कोई ज्यादा उतना भी गहराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जो मैग्नेटिक सर्किट का लॉ के ऊपर। तो फ्लक्स का क्या आएगा, फ्लक्स का आपका आ जाएगा एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ पर, अगर मैं एमएमएफ पर एस कर देता हूं तो आपका हो जाएगा फ्लक्स का, ठीक है। फाइव जिसका यूनिट है आपका वेबर आएगा, उसका यूनिट आपका वेबर आ जाएगा। इस तरह से और एक लॉ के बारे में पूछता है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लेंजेस लॉ। क्या है, लेंजेस लॉ। लेंस लॉ, ठीक है। लेंस लॉ क्या है, लेंस लॉ एक डिफाइन करता है, जैसे आपको बताया था जो ईएमएम निकालते हैं, ईएमएम निकालने का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। जो माइनस चीज यूज होता है ना, ये जो माइनस, ये ही आपका यूज होता है लेंजेस लॉ की वजह से, जो कि टोटल ऑपोजिशन रहता है उधर। तो लेंजेस लॉ के बारे में तो बहुत ही आपको पता होगा। अब हम बात करते हैं एम्पियर लॉ की। एम्पियर्स लॉ का क्या होता है, जब एज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, जो हेनरी बोल सकते हैं आप, एज निकालने के लिए फॉर्मूला है आपका NI बाई एल, ठीक है। एज क्या है दोस्तों, वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, NI बाई एल, मतलब एम्पियर टर्न पर मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो बहुत सारे आपको पता होगा, जैसे कि मैग्नेटिक सर्किट को अगर इक्विवेलेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे कि हमारा जो एमएमएफ है उसका एक टेबल कर लेते हैं, तो आपको बहुत आसान से समझ सकते हैं उसको। एक अगर मैं टेबल बना लेता हूँ, इस तरफ होगा आपका मैग्नेटिक, दूसरी तरफ होगा आपका, एक और होगा आपका मैग्नेटिक, दूसरी तरफ होगा आपका इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट में जिस तरह से आपका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट में हो गया आपका करंट, मैग्नेटिक सर्किट में आपका एमएमएफ, इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है ईएमएफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है आपका ईएमएफ। इस तरह से अगर मैं बात मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक सर्किट में आपका इलेक्ट्रिविटी, इलेक्ट्रिविटी, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। इस तरह से अगर बात करता हूँ, थोड़ी इतना ही बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा तो इसमें नहीं डालता है, पर अगर डाल लिया तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है एसी सर्किट के ऊपर। तो अब हम बात करेंगे आपका एसी सर्किट के ऊपर, ठीक है। एसी सर्किट, एसी सर्किट के ऊपर आप अंदर आपका जाता है रेजिस्टेंस जाता है, इंडक्टेंस जाता है और कैपेसिटेंस जाता है, जिसको मिला के सीरीज सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट होता है। इन सारे चीज आपको पता है। और एक सिर्फ हिंट्स देते हुए चलूंगा सिर्फ, जैसे कि आपका मान लीजिए फॉर्म फैक्टर, जैसे मान लीजिएगा फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, VRMS बाई V एवरेज, ठीक है। फॉर्म फैक्टर, तो मैं पीक फैक्टर की बात करता हूँ। पीक फैक्टर
पिक फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, वी मैक्स बाय वी आर एम एस या आई मैक्स बाय आई आर एम एस। इस तरह से फॉर्म फैक्टर के भी इधर में आई मैक्स आई आर एम एस बाई आई एवरेज, ठीक है, इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो उसका एक पहले टेबुलेशन कर देते हैं, इधर दे देते वेब वेब के बाद दे देते हैं आई एवरेज और एक टेबुलेशन कर देते हैं और दे देते हैं फॉर्म फैक्टर। और दे देते हैं आई आर एम एस और एक दे देते हैं फॉर्म फैक्टर। दूसरा जो दे देते हैं वो है आपका पिक फैक्टर, ठीक है। ये जो टेबुलेशन आप कर लीजिए आपने अपने नोटबुक में। तो वेब की अगर बात करता हूँ तो एक मान लीजिए आपका साइन वेब। तो साइन वेब का एवरेज वैल्यू कितना निकलेगा, 2 आई मैक्स बाई पाई, ठीक है, जिसका एवरेज वैल्यू आपका आएगा 0.637। आई आर एम एस की बात करता हूँ तो आएगा आई मैक्स बाई √2, जिसका वैल्यू आएगा 0.707, ठीक है। फॉर्म फैक्टर को तो आपको बता दिया, फॉर्म फैक्टर आपका आएगा 1.11, क्योंकि अगर मैं आई आर एम एस से आई एवरेज करता हूँ तो 0.707 से अगर 0.637 करता हूँ तो वो आएगा वो 1.11। इस तरह से पिक फैक्टर की बात करता हूँ तो पिक फैक्टर आपका आ जाएगा 1.414। ये हो गया आपका साइन वेव का। तो सिंपल सी, जब मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करता हूँ, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का बात करता हूँ तो आपका आ जाएगा आई मैक्स बाई पाई और आई एवरेज का आई आर एम एस का क्या आ जाएगा, आई मैक्स बाई 2 जो कि आपका 0.5 आ जाएगा आई आर एम एस, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर इसका कितना आ जाएगा, 1.57 आ जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का। पिक फैक्टर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं बात करता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का बात करने से पहले एक चीज बता दूं, फुल वेव रेक्टिफायर क्या देता है, साइन वेव भी देता है ना फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, फुल वेव और साइन वेव, ठीक है, दोनों का वैल्यू ही सेम रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज जो रह गया है वो है आपका स्क्वायर वेव। इस तरह से एक सवाल आता है, कौन सा वेव में आपका एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर सब सामने, वो है आपका स्क्वायर वेव में। क्योंकि स्क्वायर वेव में ये आएगा आपका आई मैक्स, ये आएगा आई आर एम एस, ठीक है। इस फॉर्म फैक्टर भी आपका 1 आएगा, पिक फैक्टर भी उसका 1 आएगा। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। और जो एक वेव रह गया है वो है आपका ट्राइंगुलर वेव। ट्राइंगुलर वेव में क्या है, उसका सिर्फ आप ये याद रखिए कि फॉर्म फैक्टर है उसका 1.155 और पीक फैक्टर 1.732, ठीक है। ये दो चीज सिर्फ आप याद रखिए ट्राइंगुलर वेव में। तो क्या हो गया आपका फुल वेव और साइन वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, आई एवरेज रह गया 0.637, आरएमएस रह गया 0.707, फॉर्म फैक्टर रह गया आपका 1.11, पिक फैक्टर हो गया 1.141, हाफ वेव में क्या रह गया, फॉर्म फैक्टर 1.57, पिक फैक्टर क्या रह गया 2, स्क्वायर वेव में क्या हो गया, फॉर्म फैक्टर 1 है, पिक फैक्टर भी 1 है, ट्राइंगुलर वेव में क्या होगा, फॉर्म फैक्टर 1.155 और पिक फैक्टर है 1.732, ठीक है। और जो थोड़ा चीज बाकी है वो सिर्फ आप नोट कर लीजिए,
बहुत सारे को तो पता होगा, जैसे कि आप बात करते हैं, हम एक्सेल की बात करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl है। और अगर एक्सी इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो 1/2πfc है। ठीक है। अगर सीरीज सर्किट की बात करता हूँ तो सीरीज सर्किट देखिए इधर, और एक चीज़ हम लिख सकते हैं ओमेगा सी, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम देने, ये होगा ओमेगा एल। ठीक है। एक्सी में हो सकता है 1/ωc, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इम्पीडेंस निकालने के लिए जो है जेड, जेड निकालेंगे कैसे, r² प्लस एक्स का स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है। अगर आपका RLC सर्किट, इधर लिख लेता हूँ जेड इन RLC सर्किट का, तो इसमें क्या होगा r² प्लस XL माइनस XC, या डिफर कर लेते हैं, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा आप उससे माइनस करेंगे, XL डिफर XC का स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है। तो पावर फैक्टर के बारे में भी बता देता हूँ, cos पाई, पावर फैक्टर cos पाई इक्वल टू R/Z कर सकते हैं, या आपका G बटा में Y कर सकते हैं, मतलब कंडक्टेंस बाय एडमिटेंस करके आपका पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो सस्पेक्टेंस कैसे निकालेंगे, सारे चीज बता देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया है। तो अगर मैं सस्पेक्टेंस की बात करूं, तो सस्पेक्टेंस किस तरह से निकलेंगे आपका, सस्पेक्टेंस इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1/रिएक्टेंस, क्योंकि आपका रिएक्टेंस का इनवर्स जो है सस्पेक्टेंस। और बताने से पहले इसमें लिख लेता हूँ, आपका रेजिस्टेंस का इनवर्स है कंडक्टेंस। ठीक है, लिख लेता हूँ कंडक्टेंस। ठीक है। रेजिस्टेंस का 1/R जो है आपका कंडक्टेंस। इस तरह से अगर मैं बात करता हूँ 1/Z, मतलब इम्पीडेंस का इनवर्स, इम्पीडेंस का इनवर्स आपका आएगा एडमिटेंस, जिसको आप Y में डिनोट करते हैं, कंडक्टेंस को आप G में डिनोट करते हैं। और बात कर लेता हूँ आपकी रिएक्टेंस 1/X। ठीक है। रिएक्टेंस का है सस्पेक्टेंस, जिसे बी पे डोनेट किया जाता है। ठीक है। ये जो चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप पता चल गया कि कौन, अगर मैं एडमिटेंस के बात कर निकालने के लिए बात करूं तो क्या कर सकता हूँ, 1/इम्पीडेंस कर सकता हूँ। अगर मैं सस्पेक्टेंस की बात करता हूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, बी इक्वल टू 1/रिएक्टेंस कर सकता हूँ। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करता हूँ तो 1/R कर सकता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और एक चीज जो सामने आ रहा है वो है आपका दो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2π√LC, जो कि आपका रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। और चलते हैं, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक चीज आ रहा है सब जो इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आगे तो पूछा नहीं था, अब पूछ रहा है, जो कि है आपका हाफ पावर पॉइंट। ठीक है। हाफ पावर पॉइंट क्या है, तो हाफ पावर जब निकालेंगे P में हाफ, तो क्या करेंगे, P मैक्स बटा में 2 कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा हाफ पावर पॉइंट। एक इधर पॉइंट कर लेते हैं, सर्किट इम्पोर्टेंस, सर्किट इम्पीडेंस ऑफ हाफ पावर पॉइंट। हाफ पावर पॉइंट में क्या होगा, तो Z इज इक्वल टू √2 में R। ठीक है। सर्किट इम्पीडेंस एंड हाफ पावर पॉइंट में क्या होगा, Z इज इक्वल टू √2 में R है उसका फॉर्मूला। ठीक है। और है आपका जो ज्यादा फॉर्मूला डालते हैं इसके ऊपर, वो है आपका क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का डिफरेंट फॉर्मूला है। एक है आपका ω0L बटा में R। ठीक है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है 1 बटा में ω0 CR।
और भी एक फॉर्मूला है 1/r रूट ओवर ऑफ L/c, ठीक है। और भी एक फॉर्मूला है रूट ओवर ऑफ XC डिवाइड बाई r, ठीक है। और एक फॉर्मूला है F0 डिवाइड बाई बैंडविड्थ, ठीक है। और भी एक फॉर्मूला है आपका F0 बटा में F2 माइनस F1, क्योंकि ये वाला जो बैंडविड्थ का है, ठीक है। आपका जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है F2 माइनस F1, तो F0 बाई बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के बदले में F2 माइनस F1 डाल सकता हूँ। तो देखिए कितना फॉर्मूला, एक है आपका रह गया ओमेगा 0 L/r, दूसरा रह गया 1/ω0/CR, एक फॉर्मूला रह गया 1/r रूट ओवर ऑफ L/c, ये L है आपका रूट ओवर ऑफ L/c, तीसरा रह गया XL मल्टीप्लाइड बाई XC/r का होल रूट ओवर, और एक रह गया F0 बाई बैंडविड्थ, ठीक है। और मैं बैंडविड्थ के बदले में F2 माइनस F1 भी डाल सकता हूँ। मैं बैंडविड्थ क्या है आपको तो पहले बता दिया हूँ, F2 माइनस अगर F1 कर लेता हूँ तो बैंडविड्थ आता है। और एक भी फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, बैंडविड्थ का फॉर्मूला R बट्टा में 2πL, ठीक है। R बट्टा में 2πL जो है एक बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। और एक है सिलेक्टिविटी, और एक फॉर्मूला है जो कि है सिलेक्टिविटी, लिख लेते हैं कि सिलेक्टिविटी, तो सिलेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सिलेक्टिविटी का फॉर्मूला है F0 डिवाइड बाई F2 माइनस F1, और मैं लिख सकता हूँ F0 बट्टा में बैंडविड्थ जो कि आपका क्वालिटी फैक्टर के साथ इक्विवेलेंट है, जो कि है, ये तो सीरीज सर्किट के गया। अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट के बारे में कि पैरेलल सर्किट में क्या क्या चीज हो सकता है। पैरेलल सर्किट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में पैरेलल सर्किट का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो F0 की अगर बात करता हूँ तो उसका वैल्यू आएगा आपका 1 बट्टा में 2π रूट ओवर ऑफ 1/LC माइनस R²/L², ठीक है। पैरेलल सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहा। अब एक आता है सामने जो कि है आपका डायनामिक इम्पीडेंस। डायनामिक इम्पीडेंस का वैल्यू क्या है दोस्तों, ZR इक्वल टू L/CR। अगले क्लास में उसका जो प्रॉब्लम किया हुआ था मैंने, आपको पता होगा, ठीक है। और एक आता है इंडक्टिव सस्पेक्टेंस। इंडक्टिव सस्पेक्टेंस तो इंडक्टिव सस्पेक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, -XL बट्टा Z, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं, Q फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q का फैक्टर क्या है 1/r रूट ओवर ऑफ L/c, जो कि हमको बताया था कि सीरीज सर्किट का मैं जो क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहा था सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओमेगा L/r वो भी आपको बताया था उस टाइम, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ वेरिएंट तो नहीं रहता है। तो दोस्तों जिस टॉपिक के ऊपर आपका प्रॉब्लम गिर सकता है, तो उस टॉपिक के बारे में फिलहाल तो बता दिया हूँ। तो क्लास ज़्यादा लंबा ही हो रहा है, तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सबको, आपको अगला जो एग्ज़ाम है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि आप सब आपके एग्ज़ाम हॉल में रूटीन रिपोर्टिंग टाइम से पहले आ जाइए, ठीक है। और एक चीज़ जो बताने वाला था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि ये वाला नो नेगेटिव मार्किंग है, ये तो पता है आपको, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसमें आप तुक्का जब लगाएंगे थोड़ा देख के लगाना, क्योंकि ऐसे मत लगाना कि ए कुछ मार लियो उसके बाद बी का कुछ सिलेक्ट कर लिया उसके बाद सी का, या उसके बाद कुछ डी का। ऐसे सिलेक्ट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लगाने से पहले आपको कुछ सर्टिफाइड फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, आप चाहे तो उस वाला वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले सेशन में। जय जगन्नाथ, जय भारत।